चैप्टर नंबर 3 का नाम है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आपको दे रखा है बेसिकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में एक जगह मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन के लिए एप्लीकेबल हैं, किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हमें आगे पढ़ना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में बस हमको सिर्फ ये बताया गया है, ये सबसे छोटा चैप्टर है वैसे तो, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है। जैसे मतलब आप नीचे उतरोगे तो यहाँ पे बाहर पनवाड़ी है, तो आप उससे जाके पूछो कि भैया भैया आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, तो क्या वो करता है, मतलब अकाउंटिंग के दरमियान अकाउंटिंग करने के लिए। अच्छा पहले तो ये बताओ, क्या वो अकाउंटिंग करता है? करता है। वो बेवकूफ़ समझा है? करता है। वो तो आपसे ज़्यादा पैसे कमाता है ना, तो वो करता है अकाउंटिंग। लेकिन क्या वो अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी मतलब फॉलो करता है? तो ये तो आप सोच रहे हो, क्या पता करता, उसको आता है AS2, पूछना उससे। हाँ, तो खैर इस चैप्टर में हमको बस यही देखना है। तो बेसिकली इसमें क्या नियम दे रखे हैं, जैसे आप पहला इंट्रोडक्शन अगर पढ़ोगे तो इसमें यही दे रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंटरप्राइज, ब्रैकेट में लिखा है वेदर ऑर्गेनाइज्ड इन कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव और अदर फॉर्म, एंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज़। तो मतलब सिंपल सी बात है, चाहे कोई 1 रुपये का बिजनेस का या कमर्शियल काम कर रहा हो, चाहे कई करोड़ों का कर रहा हो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी तो होती है वैसे तो, है ना। हाउएवर दे डू नॉट अप्लाई टू द एंटरप्राइजेज सोनली कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट ऑफ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर। अब अगर मान लो कोई डोनेशंस का NGO टाइप काम कर रहा है, तो उस पर AS की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो AS एप्लीकेबल तो सभी पर होते हैं। लेकिन इस चैप्टर को सिंपल रखने के लिए या रूल्स को सिंपल रखने के लिए चैप्टर में 2 तरह से डिविजन्स करे गए हैं। एक पहले बनाई गई है कॉरपोरेट एंटिटीज़, मतलब कंपनी, और दूसरा नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़, मतलब जो कंपनी नहीं है। तो पहले हम कंपनियों के लिए थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो देखो जी, कॉरपोरेट एंटिटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा है? 3। एक को बोल दिया स्मॉल, एक को बोल दिया मीडियम। तो स्मॉल और मीडियम का नाम पड़ गया SMCs। क्या नाम पड़ गया? SMCs, मतलब स्मॉल कंपनियां एंड मीडियम कंपनियां। और जो स्मॉल और मीडियम नहीं है उनको क्या बोल दिया? अदर देन SMCs, या आप अपने सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, समझ सकते हो, नॉन SMCs। तो जो नॉन SMCs हैं, मतलब जो स्मॉल और मीडियम नहीं है, या मतलब और इनडायरेक्ट भाषा में बोलूं मतलब बड़ी कंपनियां, लार्ज कंपनियां। तो लार्ज कंपनियों के लिए तो सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी है, वो भी इन इट्स एंटायरिटी, मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे बड़ी कंपनियों को। तो लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं SMCs, स्मॉल वाली या मीडियम वाली, उनको कुछ राहतें दे रखी हैं, उनको कुछ एग्जेम्पशंस दे रखे हैं, जो मैं बाद में आपको रजिस्टर में लिखवाऊंगा अलग से कि वो मतलब किन किन को क्या राहतें मिली हुई हैं। तो समझ गए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। तो अगर कोई भी कंपनी स्मॉल है या मीडियम है तो उनको कुछ एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उनको तो सब कुछ फॉलो करना है और पूरा फॉलो करना है, उनको कोई राहत नहीं मिली हुई है। अच्छा जी, अब दूसरे क्राइटेरिया होते हैं नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़। नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ का मतलब हो गया जो कंपनी नहीं है। अब भैया जो राजू पनवाड़ी है, क्या ये कंपनी है? मतलब क्या पता हो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन चांसेस हैं, क्या पता वो सोल प्रोप्राइटर हो, चांसेस है ना, वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है। तो जो कंपनियां नहीं होती, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़, उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। लेवल 1 मतलब बड़ी, लेवल 2 मीडियम, लेवल 3 स्मॉल, लेवल 4 माइक्रो। तो नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ को कितनी तरह से डिवाइड करा गया है? 4। लेवल 1 मतलब बड़ी, लार्ज, लेवल 2 मीडियम, लेवल 3 स्मॉल, लेवल 4 माइक्रो। तो हो सकता है राजू पनवाड़ी माइक्रो में आता हो या स्मॉल में आता हो, मतलब किसी में भी आता हो, अभी तो फिलहाल हमें नहीं पता। लेकिन मुद्दा क्या है, देखो
बड़ी एंटिटीज जो हैं लार्ज, हाँ उन्हें तो सब कुछ फॉलो करना है इन इट्स एंटायरिटी, कोई रिलैक्सेशन कोई राहत नहीं है। लेकिन जो मान लो मीडियम है, स्मॉल है, माइक्रो है, उनके लिए क्या है, कुछ राहत है। तो मतलब अगर इन दो बातों को मर्ज करूं फिलहाल, तो अभी तक की कहानी का निष्कर्ष ये बनता है, ध्यान से सुनना, कि अगर कंपनियों की बात करें तो कंपनियों को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, एसएमसी और नॉन एसएमसी। एसएमसीओं को राहत है, नॉन एसएमसीओं को राहत नहीं है, उन्हें सब कुछ फॉलो करना है। और अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटियों की बात करूं तो उन्हें आप चार तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, या मोटा मोटा उनमें भी दो ही मान लो, लेवल 1 मतलब लार्ज, और 2, 3, 4 मतलब दूसरी जिन्हें कुछ राहत मिली हुई है। तो पहले इतना क्लियर हो गया। अब आता है जी सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाँ किस कंपनी को आप स्मॉल कहोगे, किस कंपनी को आप मीडियम कहोगे, और किस कंपनी को आप लार्ज कहोगे। और सिमिलरली राजू पनवाड़ी लार्ज है, राजू पनवाड़ी मीडियम है, राजू पनवाड़ी स्मॉल है, या राजू पनवाड़ी माइक्रो है, ये आपको क्या अभी पता है, नहीं पता। तो बेसिकली आपको ये पढ़ना पड़ेगा अब, और वो याद करना एग्ज़ाम के लिए, रटना है कि कौन सी कंपनी को आप छोटा, मीडियम, बड़ा कहोगे, और कौन से राजू पनवाड़ी को आप बड़ा, मंझला, छोटा और बहुत छोटा कहोगे। तो समझ आ गया क्या है। तो उसके वो क्राइटेरियाज दे रखे हैं जो आपको रटने हैं। तो मतलब पेज नंबर 16 जो है, इस पे आप किताब में आर का सिंबल बना लेना। तो ये पूरा घर से रट के जाना, ये नहीं तो फर्रा बना के ले जाना, जो आपका दिल करे, ठीक है। तो आइए जी पहले इनकी देख लेते हैं, लेवल 1 किसे कहा जाता है। तो लेवल 1 एंटिटियाँ जो हैं वो 1 और एनी ऑफ द कंडीशन अगर फॉलो करती हैं तो उन्हें लेवल 1 कहा गया है। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। एंटिटीज़ दोज सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड, तो लिस्टेड को ब्लॉक बना लेते हैं या आप हाईलाइट कर लो। लिस्टेड का मतलब समझ गए, हाँ स्टॉक एक्सचेंज पे जिनका मतलब शेयर है लिस्टेड, या फिर अभी प्रोसेस में है, लिस्ट होने वाला है। और स्टॉक एक्सचेंज भी चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, तो उस कंपनी को बड़ा माना जाए, मतलब उस एंटिटी को। इसी तरह कोई भी बैंक, ये तो बड़े हैं ही, सोचना ही नहीं। या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका टर्नओवर मतलब एक तरह से सेल्स, अदर देन मतलब एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अगर सेल्स 250 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल तो वो भी बड़ी है। या फिर किसी की बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, मान लो उसने पब्लिक से भी बोरो कर रखा है, वो भी सब मिलाकर 50 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल, तो वो भी बड़ी है। और 5वां पॉइंट है कि भाई ऊपर की चारों में से अगर आपकी कंपनी ऊपर के चारों की या तो कोई होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, मतलब एंटिटी है, तो भी फिर आप लेवल 1 में ही कंसिडर होंगे। और होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है जी, सर होल्डिंग होगी जिसके पास होल्डिंग होगी, सब्सिडरी होगी जिसके पास 51% स्टेक दिए होल्डिंग्स वाला कंपनी। ठीक है। तो वैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, लॉ में भी। मान लो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ए बी कंपनी के मान लो 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है, कंट्रोल करती है, हाँ। तो ए को होल्डिंग बोल देंगे, राइट, और बी को सब्सिडरी बोल देंगे। तो खैर मतलब ये 5 कंडीशनें हैं, आप ऐसे बस याद रखो सिंपल। लिस्टेड वाली बोलो, लिस्टेड बैंक, सेल्स 250 करोड़ से ज़्यादा, या बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा, बस। तो 4 याद रखनी है, 5वां तो इन्हीं की होल्डिंग या इन्हीं की कोई सब्सिडरी, तो इनको लेवल 1 कहा जाता है। नहीं, आपको दे रखा है, बस आपको तो पढ़ना ही, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह लेवल 2 में सेल्स जो है, सेल्स अब 250 करोड़ से तो कम होगा, लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा होगा। यानी कि सेल्स की क्राइटेरिया क्या बन गई कि भाई 50 करोड़ से 250 करोड़ अगर है सेल, तो फिर आप लेवल 2 में आ जाओगे। इसी तरह बोरोइंग 50 करोड़ से तो कम होगी, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो बोरोइंग आपकी 10 करोड़ से अगर 50 करोड़ तक है, तो फिर आप लेवल 2 में आ जाओगे।
बाकी थर्ड तो बेकार पॉइंट है, होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अबव 2। फिर लेवल 3, मान लो और कम है आपकी सेल, लेट से आपकी सेल अब 50 करोड़ से भी कम है लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो फिर आप लेवल 3 में आ जाओगे। या इसी तरह आपकी बोरिंग 10 करोड़ से भी कम है लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो फिर आप लेवल 3 में आ जाओगे। बाकी थर्ड पॉइंट तो होल्डिंग है सब्सिडरी ऑफ A-2। तो मतलब मेन क्राइटेरिया जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के, वो कैसे देख सकते हो आप? टर्नओवर से या बोरोइंग से। तो क्लियर हो गई कहानी। बाकी जो भी नॉन एंटिटियाँ जो 1, 2 और 3 में नहीं आएंगी वो ऑटोमेटिकली किस में कंसिडर हो जाएंगी? 4 में। तो बेसिकली नॉन कॉरपोरेट एंटिटियों के जो ये 4 लेवल्स हैं, ये दोबारा दिखा रहा हूँ देखो। तो राजू पनवाड़ी के बारे में आपको अगर पता लगाना है कि राजू भाई तुम लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, लेवल 4 हो, तो कैसे पता लगाओगे आप? हाँ, उसका टर्नओवर पूछ लेना। अगर राजू पनवाड़ी ने कहा कि भाई मेरा टर्नओवर तो 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो लेवल 1। उसने कहा कि मेरा टर्नओवर तो मान लो 250 करोड़ से कम है, 50 करोड़ और 250 के बीच में है, तो लेवल 2। 10 से 50 के बीच में है तो लेवल 3, और उससे कम हो या कुछ और जो 1, 2, 3 में ना आ पाए तो लेवल 4। तो बस, तो किसी भी नॉन कॉरपोरेट एंटिटी के बारे में आपको अगर लेवल्स का पता लगाना है तो ये मतलब कंडीशन है, मेनली टर्नओवर की या फिर बोरोइंग की। बाकी लिस्टेड कंपनी तो लेवल 1 है ही है, और बैंक्स जो हैं वो भी लेवल 1 है ही हैं, क्योंकि इनको तो बड़ा माना ही जाएगा। मान लो कोई बैंक आके बोले कि भाई मेरा टर्नओवर तो 1 करोड़ है लेट से, तो फिर वो कौन से कैटेगरी में आएगा? 1 में ही आएगा। तो बैंकों में कोई टर्नओवर की कैटेगरी नहीं है, बैंक तो सीधा किस में चला गया? लेवल 1 में। या मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, वो कह रही है मेरा टर्नओवर तो 1 रुपये है, तो भी वो लेवल 1 में ही रहेगा। तो लिस्टेड कंपनियां तो लेवल 1 है ही है, बैंक तो लेवल 1 है ही है। बाकी उसके अलावा कोई भी एंटिटी आप उसके टर्नओवर और बोरिंग से देख सकते हो। मतलब किसी भी एंटिटी को आप लेवल 1, 2, 3, 4 में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं जी कंपनियों पर, कॉरपोरेट्स पर। अब किसी भी कॉरपोरेट एंटिटी को आप स्मॉल या मीडियम कब कहोगे? एसएमसी कब कहोगे? किसी भी कंपनी को आप एसएमसी कब कहोगे? तो आइए जी, तो किसी भी कंपनी को आप एसएमसी तब कहोगे जब या तो उसका शेयर लिस्टेड ना हो, लेवल 1 के सारे पॉइंट उल्टे कर देना, या फिर वो बैंक ना हो, या फिर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो पिछले साल, या फिर उसकी बोरिंग 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो पिछले साल, या फिर वो ऊपर के चारों में से किसी की भी होल्डिंग और सब्सिडरी ना हो। तो मतलब ये तो आपके लिए सिंपल हो गया कि जो लेवल 1 की 5 कंडीशनें थी उनको अगर 1 करके आप उल्टा कर दोगे, उनको नहीं कर दोगे, तो एसएमसी की कंडीशंस बन जाएंगी। तो कोई भी कॉरपोरेट जो लिस्टेड नहीं है वो एसएमसी, कोई भी कॉरपोरेट मान लो बैंक है तो एसएमसी, किसी का टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो एसएमसी, किसी की बोरिंग पिछले साल 50 करोड़ से कम है तो एसएमसी, या फिर अगर वो किसी की भी होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है तो एसएमसी। ठीक है। और जो एसएमसीज नहीं होते वो सब नॉन एसएमसी बन जाते हैं, सिंपल। तो जो एसएमसीज नहीं होते वो क्या बन जाते हैं? नॉन एसएमसीज। तो बेसिकली इस चैप्टर में मेन जो काम है आपका वो ये रटना है, दोबारा दिखा देता हूँ, कि कॉरपोरेट एंटिटीज़ में एसएमसी कौन और नॉन एसएमसी कौन, ये रटा हुआ होना चाहिए। और नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ में लेवल 1 कौन, या मतलब 2, 3, 4 कौन। तो क्लियर हो गया। चलो, अब एक पॉइंट हमें जो रजिस्टर में लिखना है वो आप रजिस्टर निकाल लो। उसमें मैं कुछ मतलब ये जो रिलैक्सेशन की बातें ये लिख रहे हैं, ये सिर्फ रीड कर लेना, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है, लेकिन बस बेसिक पता होनी चाहिए कुछ बातें, तो वो आप फिर रजिस्टर में ही लिखना। चलो, तो पहले आप हेडिंग डालना नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़।
इनके बारे में लिखवा देता हूँ। तो लेवल 1 के बारे में दोबारा से बताओ, एक बार लिख देते हैं। लेवल 1 को क्या करना है? इनको तो सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी तरह से क्या करने हैं? फॉलो करने हैं, है ना। नॉन कॉर्पोरेट वाले लेवल 1 को तो आप लिख लो सारे ही एएस एंटायरिटी फॉलो करने हैं। बाकियों के लिए हम नियम लिख लेते हैं, तो उसके लिए आप एक टैबुलर फॉर्मेट बना लो मेरे साथ साथ, 4 कॉलम वाला। लेवल, पहले कॉलम में एएस, दूसरे कॉलम में लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ठीक है, तो ये लगभग आपका कितने एएस हैं बताओ? 29, बिल्कुल सही। जिनमें से कौन से 2 नहीं हैं? 7 तो है, 6 और 8 नहीं है। चलो तो नंबरिंग डाल लो, एएस 1 2 3 4 5, 6 मत लिखना, 7, फिर 8 मत लिखना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और ये सब हमें पढ़ने भी हैं, हमारे कोर्स में है। मॉड्यूल 2 जो है बेसिकली आपका सिलेबस का, वो पूरा इसी पर बेस्ड है। 23 24 25 26 27 28 और 29। तो 29 एएस हैं। लेवल 1 को तो सब कुछ फॉलो करना है ना, तो उनको तो हमने इसलिए पिक्चर से बाहर कर दिया। ठीक है, तो 29 तक की गिनती लिख लो, 1 से लेके, बस 6 मत लिखना और 8 मत लिखना, क्योंकि 6 जो है वो पहले था, फिर वो 10 के अंदर चला गया, और 8 भी पहले होता था, हमने पढ़ा था, लेकिन फिर वो 26 के अंदर चला गया। तो ये दोनों को आप छोड़ देना बस। ठीक है, बना लो। चलो तो अब बस नॉर्मल खेल करना है। तो 1 के आगे आपको लिखना है टिक टिक टिक। तो टिक 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 का मतलब फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है। 2 में लिख लो टिक टिक टिक, तो मतलब फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है। 3 में आपके लिए अच्छी बात ये, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो राजू बनवाड़ी को 3 नहीं करना फॉलो। फिर 4 में टिक टिक टिक, 5 में टिक टिक टिक, उसके बाद 7 में टिक टिक टिक, 9 में टिक टिक टिक। वो कह रहा है जो नहीं करना वो बता दो। सही बात है। अभी आओ, अब तुम्हारा देखो निकलेगा। टिक, फिर टिक के ऊपर आर, और टिक के ऊपर आर। तो इसका मतलब क्या? फॉलो करना है लेकिन रिलैक्सेशन है, कुछ प्रोविजंस माफ़ हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो बनवाए वो बनाओ, ज़्यादा चीता बनानी। ठीक है, तो समझ गए। टिक और आर का मतलब है कि फॉलो करना है लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस है। आर मतलब रिलैक्सेशंस या अजम्पशंस। ऐसी 11th में टिक टिक आर टिक आर, 12th में टिक टिक टिक, 13th में टिक
टिक आर, 14 में टिक टिक क्रॉस। हाँ मतलब उन्हें फॉलो नहीं करना, क्रॉस का मतलब क्या, नहीं करना फॉलो। तो लेवल 4 जो होगा तो राजू पनवाड़ी को 14 फॉलो नहीं करना। तो समझ आ रहा है क्या हो रहा है। 15 टिक आर बी, टिक आर, टिक आर। तो 15 में देखो तीनों को ही रिलैक्सेशन है। 16 में टिक टिक टिक। 17 ये स्पेशल है, येलो कलर कर देते हैं। हाँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। 18 टिक क्रॉस क्रॉस। उसके बाद 19 टिक आर, टिक आर, टिक आर। 20 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसको भी येलो कर देते हैं। 21 भी येलो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। लेकिन आपको सिलेबस पे सारे पढ़ने हैं, आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि आपकी नौकरी थोड़ी ना राजू पनवाड़ी की दुकान पे लगेगी। आपको तो कंपनियों के पास बड़ी बड़ी जगहों पे काम करना है, तो वहाँ पे तो सब एप्लीकेबल होगा। 22 टिक टिक, फिर लास्ट वाले में टिक आर। 23 येलो कर देते हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। 24 टिक क्रॉस क्रॉस। 25 येलो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। 26 टिक टिक और टिक आर। 27 येलो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। 28 टिक आर और क्रॉस। और 29 टिक आर टिक आर टिक आर। चलो, तो इसे तो आपको फर्रे बना के ले जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी क्षमता है जो ये याद कर ले। सर मैथ्स में आप कह रहे हो कि कौन कौन से क्रॉस जैसा। हाँ, आप येलो याद कर लें। नहीं, वैसे एमसीक्यू में येलो वाले ही पूछ लेता है कि कौन से नहीं है। अंदर का पूछना तो बहुत मतलब क्रिटिकल बात हो जाएगी। हाँ, कि किस में रिलैक्सेशन है, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया ताकि बच्चा मेरे बाल ना नोचे कि सर आपने बताया नहीं। तो मेरा काम था बताना, लेकिन पूछता जनरली आपसे येलो वाले, है ना, कि भाई कौन सा एएस, मतलब कुछ भी पूछ लेता है एमसीक्यू में। लेवल 2, 3, 4 पे नहीं लगेगा, तो 3 नहीं लगेगा, 17 नहीं लगेगा, 20, 21, 23, 25, 27 नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़। बना लिया था। चलो, दूसरा सितारा। दूसरे में लिख लो, ये छोटा सा ही है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज को ब्लॉक कर लेना और ब्रैकेट में अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज, फिर ब्रैकेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ब्रैकेट क्लोज, रूल्स 2001। तो ये 2001 के रूल्स हैं कि कोई भी कंपनी अगर है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तो एसएमसी और एक नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी के बारे में तो आपको पता ही है, बताओ क्या। ऑल एएस इन इट्स एंटायरिटी, सब कुछ करना है।
बाकी एसएमसी में जो लिखवाऊंगा ये अपना घर से रट के चले जाना। ठीक है सर, तो इसमें लिखवाओ, ये हम रट लेंगे। AS3 एंड AS17 नॉट एप्लीकेबल, तो दो तो एप्लीकेबल है ही नहीं, येलो कर देते हैं। सॉरी, सर ये तो उनके लिए भी नहीं था ना, बट 317 तो उनके लिए भी नहीं थे, और ये SMC के लिए भी नहीं है। एक्चुअल में 3 होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये कॉर्पोरेट्स बड़ी वाले को ही बनाना होता है, और 17 होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग, वो जब हम करेंगे तब आप देखोगे। तो सेगमेंट्स सॉरी जनरली बड़ी कंपनियों के ही होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसलिए बाहर हो गए 3 और 17। तो 3 और 17 तो नॉट एप्लीकेबल है ना, ये लिख लो। बाकी रिलैक्सेशन इन, कुछ में रिलैक्सेशन है वो नंबर लिख लो। AS 21, 23, 27, 15, 19, 20, 28, 25 और 29। बस, तो ये बक्सा रट लेना, तो आपका कम से कम MCQ वाला काम हो जाएगा। तो नॉन SMC को तो सब कुछ फॉलो करना है, लेकिन SMC को 3 और 17 नहीं करने सॉरी, और कुछ में रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो, उसके बाद अगला सितारा, अगले सितारे में लिखना है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, ये 1 नंबर MCQ के लिए ही पूछता है। एन MSME which avails exemption or relaxation, an MSME which avails exemption or relaxation given to it shall disclose the fact। तो इसमें आप शेल डिस्क्लोज को हाईलाइट कर लेना या ब्लॉक बना लेना। तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई अगर किसी भी मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइज को या एंटिटी को एग्जेम्पशन मिली है, मतलब सिंपल भाषा में अगर किसी को भी एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन मिला है तो उसको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल SMC को देखो रिलैक्सेशन मिला है, तो अगर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो उसको ये बात यूज़र को बतानी पड़ेगी कि भाई मुझे रिलैक्सेशन मिला है, इसमें ये चीज़ मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, या मैं ये वाला पॉइंट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे रिलैक्सेशन मिली है, तो ये बात उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो मतलब ये पॉइंट तो सिंपल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल वाला है कि भाई बताना पड़ेगा अगर आपको एग्जेम्पशन मिली है तो, है ना। दूसरा पॉइंट, where an entity being MSME had qualified for exemption previously but no longer qualifies for a relevant exemption in the current accounting period, the relevant AS become applicable
from the current period only. And previous figures need not to be revised. ब्रैकेट में this disclosure is required. तो ये एक बड़ा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसका क्या मतलब है सर? तो पहले लिख लो, फिर समझा देता हूँ. आप पिछले साल अच्छे बच्चे थे तो आपको इनाम मिला. अब इस साल भी आप अच्छे तो थे, लेकिन अचानक बीच में आप बिगड़ गए, तो क्या अब इनाम मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो देखो जी, इस कहानी में भी कुछ कुछ यही हो रहा है कि मान लो आप MSME थे और आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, है ना, आपको एग्जेम्पशन मिलती थी, लेकिन अब करंट ईयर में अचानक मान लो आपकी वो एग्जेम्पशन ख़त्म हो गई, किसी भी रीज़न से आपकी सेल बढ़ गई, भाई आपकी सेल 250 करोड़ से ज़्यादा हो गई इस साल लेट से, तो अब आप MSME नहीं रहे और आप पर अब AS अप्लाई होना शुरू हो गया. तो अब जो पहले आपको एग्जेम्पशंस मिलती थी वो एग्जेम्पशंस मान लो अब आपको नहीं मिलेंगी. तो अब मुद्दा बस ये है कि जब आप करंट ईयर की फिगर्स शो करोगे तो फिर आपको इसमें AS को अप्लाई करना पड़ेगा और आपकी फिगर्स मतलब उस हिसाब से बनेंगी जो भी बनेंगी. लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आपको पिछले साल की फिगर्स को रिवाइज करना है अब, क्योंकि पिछले साल की फिगर्स तो आपने एग्जेम्पशन के साथ बनाई होंगी, तो क्या उन्हें रिवाइज करें हम? समझ गए पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं? कि भाई जैसे मान लो भगवान न करे कि कोई बच्चा 11th क्लास में टॉप करा किसी ने और 12th में वो फेल हो गया, तो क्या उसके रिपोर्ट कार्ड में पीछे जाके 11th का फाड़ दें कि भाई ये तो फेल हो गया तो पहले भी फेल हुआ है? ऐसा तो नहीं होएगा ना. तो यही बात लिखी हुई भी है, अगर आप पढ़ोगे रेड कलर से, मतलब रेड के आगे से, कि भाई नो लॉन्गर क्वालिफाइड्स फॉर द रेलिवेंट एग्जामिनेशन इन करंट पीरियड. अब आगे पढ़ना, द रेलिवेंट AS बिकम्स एप्लीकेबल फ्रॉम द करंट पीरियड ओनली एंड प्रीवियस फिगर्स, क्या लिखा है आगे पढ़ो, नीड नॉट टू बी रिवाइज्ड. हमें पिछले साल की फिगर्स को रिवाइज नहीं करने की ज़रूरत, बस हम करंट ईयर में ही AS को एप्लीकेबल कर देंगे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये बात आप यूज़र को बताओगे कि ऐसा हुआ है? बताना पड़ेगा, नहीं तो जेल. तो डिस्क्लोजर इज़ रिक्वायरमेंट. ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि मेरा पिछले साल की फिगर्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ, इस साल एप्लीकेबल हो रहा है AS, तो मैं इस साल कर रहा हूँ. तो ये बात भी बतानी पड़ेगी यूज़र को, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा यार पिछले साल इसने कुछ करा, इस साल कुछ करा, क्या चक्कर है. तो ये बात यूज़र को बतानी पड़ेगी कि पिछले साल मेरे पास एग्जेम्पशन थी, इस साल एग्जेम्पशन नहीं है, तो इस साल AS लगा रहा हूँ. तो समझ गए पॉइंट का क्या है संदर्भ? क्लियर हो गया? चलो अगला पॉइंट, 2 सितारे और हैं, तो अगले सितारे में लिखना है, वेयर एन एंटिटी हैज़ बीन कवर्ड, वेयर एन एंटिटी हैज़ बीन कवर्ड इन level 1 and
subsequently ceases to be covered and gets covered in MSME, comma, the entity will not qualify for exemption until it ceases to be covered in level 1 for 2 consecutive years. टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को हाईलाइट कर लेना, बाकी ब्रैकेट में लिख लेना सिमिलरली सेम विल हैपन फॉर लेवल 2 एरो लेवल 3 एरो लेवल 4. Similarly, same will happen for level 2, level 3, level 4. चलो तो बताओ भाई, इंग्लिश पढ़ के किसी को आया समझ? तो पहले आप बच्चे बताओ. सर कोई कंपनी लेवल 1 से शिफ्ट होकर लेवल 2, 3 या 4 में चली जाएगी तो वो डायरेक्टली एग्जेम्पशंस को क्लेम नहीं कर सकती अनलेस 2 इयर्स उसी लेवल में रहे. हाँ बिल्कुल सही. तो मान लो कोई एंटिटी लेवल 1 से लेट से लेवल 2 पर आ गई, मतलब MSME हो गई, छोटी हो गई. अब वो जैसी छोटी हुई वो फटाफट कहे लाओ 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 एग्जाम्पशन दो, है ना? जैसे भाई हाँ, जैसे पापा कहते थे ना कि बेटा तुम CA इंटर में पास हो जाओ. जैसे मेरे पापा ने कहा था CA इंटर में पास हो जाओ, मैं मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा. नहीं इतना धोखा नहीं दिया मुझे. लेकिन मान लो मैं पहले टेस्ट में नंबर ले आया 30 और घर आके पापा को कह दो पापा लो मैं तो देखो अच्छा पढ़ रहा हूँ, पास हो गया टेस्ट में, लाओ मोटरसाइकिल दे दो, तो नहीं होएगा ना. तो अगर मान लो कोई कंपनी लेवल 1 से MSME बन गई तो ऐसा नहीं है कि बस एकदम से आज ही एग्जाम्पशन मिल जाएगा उसको. तो फिर ये है कि पहले तुम लेवल 2 बने रहो, देखा जाएगा कितने सालों तक, 2 सालों तक. 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अगर तुम MSME रहोगे तब रिलैक्सेशन शुरू होगा तुम्हारा, एग्जाम्पशन तब शुरू होगी. बात समझ आई? नहीं मिलेगा, वापस कर जाओ. हाँ मान लो आपकी सेल कम हुई, आप बोल दो मैं तो MSME हो गया, एग्जाम्पशन ले रहा हूँ, लेकिन क्या पता सेल बढ़ जाए दोबारा. तो 2 साल पहले छोटे बने रहो, तब वो छोटों वाले फ़ायदे मिलेंगे, ये मतलब है. समझ आ गया पॉइंट? सेम चीज़ अप्लाई होगी कि मान लो आप लेवल 2 से लेवल 3 पर आ गए और आप आते ही कह दो कि भाई लाओ मुझे तो लेवल 3 वाली एग्जाम्पशन दे दो, तो ऐसा नहीं होगा. तो लेवल 2 से अगर आप लेवल 3 पर आए हो तो कितने साल रुकना पड़ेगा? वही 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, फिर उसके बाद आपको रिलैक्सेशंस मिलेंगे. और सेम चीज़ मान लो आप लेवल 3 से लेवल 4 पर आ गए और आप कहो कि लाओ मुझे एग्जाम्पशन दे दो, नहीं मिलेगी. तो 2 साल पहले कॉन्जिक्यूटिव लेवल 4 रहो, फिर एग्जाम्पशन मिलेगी. तो समझ गए इस पॉइंट का खेल क्या है? तो इसमें बस ये कीवर्ड याद रखना, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, MCQ में ये पूछता है ना. तो 2 साल कॉन्जिक्यूटिव आपको छोटा रहना पड़ेगा, तब मिल जाएगा रिलैक्सेशन. चलो लास्ट पॉइंट, बस फिर ख़त्म सारी बातें. लास्ट पॉइंट है जी सितारा, इफ़ एन एंटिटी
covered in MSME, if an entity covered in MSME opts not to avail exemptions, इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले, opts not to avail exemption को, then सर पर कोई क्यों कहेगा कि मेरे को एग्जाम्पशन? हो भाई, लोगों के अपने अपने कीड़े हैं, उसकी मर्जी, वो कह रहा है मेरे को नहीं लेनी एग्जाम्पशन, नहीं वही तो कह रहा भाई, उसकी मर्जी, हमें क्या। मान लो कोई बोल दे, जैसे मान लो एक शर्ट है, उस पर लिखा हुआ है 1000 और उस पर डिस्काउंट लगा है 800, वो कह रहा है मैं तो 1000 की खरीदूंगा, तो उसकी मर्जी। तो हाँ देखो, हमारा काम है, हम मुंशी हैं, हमें अपने काम से काम रखना है, कोई क्या कर रहा है हमें, हाँ हमें मतलब नहीं है, वो उसकी मर्जी है, वो कंपनी कह रही है भी ठीक है मुझे नहीं लेनी, मैं अच्छा डिस्क्लोजर रखना चाहता हूँ तो रखे भाई, अच्छी बात है। तो इफ़ एन एंटिटी कवर्ड इन MSME ऑप्ट्स नॉट टू अवेल एग्जेम्पशन, तो फिर क्या होगा, तो मतलब कुछ नहीं होगा, फिर वो करेगा, लेकिन बस आप बताना पड़ेगा यूज़र को, तो ये लिख लो, देन इट शैल, यूज़र को बता दो बस, बाकी जो करना है करो, इट शैल डिस्क्लोज द AS in respect of which exemption was availed। तो बस उसको यूज़र को बताना पड़ेगा कि भाई कौन से AS में तुम पहले ले रहे थे एग्जेम्पशन और अब नहीं लेना चाहते, वो बस बता दो, मतलब डिस्क्लोज वर्ड को आप ब्लॉक कर लेना। तो बेसिकली उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ये बात, अगर वो ऐसा कर रहा है तो, अदरवाइज फिर कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, तो बस इसको तो आप क्रॉस कर लो, बाकी इसके कुछ छोटे से MCQ हैं, वो हम ओरली कर लेंगे। चलो, तो जितना पढ़ा उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे बुद्धि लगवा लेते हैं आपसे थोड़ी सी। तो पहला तो है क्वेश्चन नंबर 1, मेसर्स ओमेगा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है ये, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही पढ़ा पार्टनरशिप फर्म है तो क्या है मतलब, नॉन कॉरपोरेट, हैड ए टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़, टर्नओवर है 1.25 करोड़ का, और बोरिंग है 0.95 करोड़ की प्रीवियस ईयर में। इट वांट्स टू अवेल एग्जेम्पशन अवेलेबल इन द AS2 नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़, ये वो, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ ओमेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जेम्पशंस ऑफ प्रोविजंस एज पर द डायरेक्टिव इशूड बाय ICAI। तो ये पार्टनरशिप फर्म की सेल्स है 1.25 करोड़ रुपए की, और बोरोइंग है 95 लाख रुपए की। तो बताइए जी, क्या विचार हैं आपके? सर AS3 और 17 नॉट एप्लीकेबल। मतलब पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना, मतलब आप अपने आंसर में ये तो बताओगी, SLC है। हाँ नहीं, C तो ये है ही नहीं, सॉरी मतलब लेवल क्या है? ये तो नॉन कॉरपोरेट है, लेवल 4, हाँ सर तो 3, 17, 20, 21। हाँ। तो वो जो टेबल बनवाई थी आपको, वो टेबल यूज़ करनी है इसमें। तो हाँ, तो जो येलो वाले हैं वो आप मेंशन कर दोगे कि भाई इन पर वो येलो वाले तो एप्लीकेबल है ही नहीं, और कुछ कुछ में जो रिलैक्सेशन है वो है। लेकिन ये समझ गए कि कौन सी एंटिटी है, लेवल 4, और वो हमें कैसे पता चला, सेल से और बोरिंग को देखकर। तो क्लियर हो गया। चलो सेकंड, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज विच आर नॉट लेवल 1 हुज टर्नओवर एक्सीड्स, जिनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है रुपीज़, वो रुपीज़ मिसिंग हो गए हैं, तो यहाँ मतलब रुपीज़ यहाँ ब्लैंक है बेसिकली, बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर आर क्लासिफाइड एज लेवल 2 एंटिटीज़। तो यहाँ पर ब्लैंक है, तो क्या आएगा? ठीक है, तो लेवल 2 की याद थी कंडीशन कितनी थी? सर 50 से 250, उसके बाद बोरोइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन। बोरिंग तो खैर नहीं पूछ रहा, टर्नओवर पूछ रहा था। तो लेवल 2 वाली एंटिटीज़ का आपको टर्नओवर याद रखना था। तो लेवल 2 वाली एंटिटीज़ का टर्नओवर कितना था? 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में।
चलो थर्ड है जी, द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज इन इट्स एंटायरिटी। कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? कौन सा था येलो कलर में? 17 और सबके इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही, 17 है ना, एक 3 था और एक 17 था, तो 3 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर 17, तो 17 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद फोर्थ भी बता दो, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज एंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर एक्सीड्स 250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर। लेवल 1। तो 250 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो फिर क्या? लेवल 1। तो ये तो याद ही होगा, लेवल 1। तो टर्नओवर 250 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो लेवल 1। उसके बाद फिफ्थ है लास्ट, ऑल द नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़, ये भी वही जिनकी बोरोइंग्स दे रखी हैं इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। 2 करोड़ से 10 करोड़ तक की अगर बोरोइंग है तो किस में बताया था? दो करोड़ से 10 करोड़ नहीं, 4 की तो कोई कैटेगरी नहीं, 4 में तो ये लिखा था जो 1 2 3 नहीं है वो 4 है, 3 है। 2 CR से नीचे 4। हाँ, लेवल 4 ध्यान रखना, लेवल 4 के क्राइटेरिया लिखे हुए नहीं है, लेवल 4 के बारे में तो लिखा हुआ है जो 1 2 3 नहीं है वो 4 है। तो 1 का था 10 करोड़ से ज़्यादा बोरिंग, नहीं सॉरी 50 करोड़ से ज़्यादा, फिर 10 से 50, फिर 2 से 10, तो ये कौन से हो गए? लेवल 3। ठीक है, समझ आए? तो मतलब आपको मेनली समझ गए इस चैप्टर में क्या याद रखना है? बस क्राइटेरियाज याद रखने हैं। तो क्लियर हो गया सब? चलो, तो बस यही करना था आज। डन फॉर द डे, छुट्टी।